दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज उपस्थित हूं आप सभी के सामने वक्रोक्ति सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। तो ये प्रश्न जो है पहले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उसके आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से प्रश्न बनाए गए हैं कि आपकी जिस तरह से आप ध्वनि सिद्धांत को पढ़ेंगे ना, तो जहाँ से शुरू करेंगे और जहाँ पर ख़त्म करेंगे, ठीक है ना, उसी क्रम में प्रश्न बनाए गए हैं कि वक्रोक्ति सिद्धांत के कौन प्रतिष्ठापक आचार्य थे, वक्रोक्ति सिद्धांत का सबसे पहले नाम किसने लिया था, या वक्रोक्ति का नाम किसने लिया था, वक्रोक्ति सिद्धांत का विरोध किसने किया था, उससे पहले मान लो वक्रोक्ति को महत्व देने वाले कौन कौन थे, वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल मानने वाले कौन कौन थे, वक्रोक्ति को केवल एक अलंकार मानने वाले कौन कौन थे, कुंतक ने वक्रोक्ति अलंकार के कितने भेद किए हैं, उन भेदों के उपभेद कौन कौन से हैं, ये सारी बातें जो है मैं इसमें बताने वाला हूँ। इसके अलावा एक ट्रिक और आएगी। ट्रिक के अंदर मैंने एक चार्ट बनाया, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। एक चार्ट बनाया है, एक ही पेज का चार्ट है, उस चार्ट में आपको सारी बातें मिल जाएंगी। उस एक ही चार्ट के अंदर वो सारी की सारी बातें आपको मिल जाएंगी, कितने भेद उपभेद हैं। और आज भी मैं ये प्रयास करूंगा कि सारी बातें यहाँ क्लियर हो जाए कि किसने कितने कितने भेद किए हैं, किसने अलंकार माना है, किसने सभी अलंकारों का मूल माना है, किसने वक्रोक्ति को शब्द अलंकार माना है, किसने वक्रोक्ति को अर्थ अलंकार माना है, जो प्राचीन आचार्य उन्होंने क्या क्या माना है, जो रीतिकाल के अंतर्गत जो हिंदी के आचार्य थे उन्होंने क्या क्या माना है। ये सारी चीज़ें जो है आज के प्रश्नों के अंदर मैं हल करने वाला हूं। चलते हैं, सबसे पहले प्रश्न आसान से चलते हुए चलेंगे आगे कठिन की ओर। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। थोड़ा सा स्पीड रखेंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य है तो कौन है? आचार्य कुंतक है, आचार्य भामे, आचार्य भर्तमुनि, अप्रयुक्त सभी। तो आचार्य कुंतक, आचार्य कुंतक जो है वो वक्रोक्ति संप्रदाय के या वक्रोक्ति सिद्धांत के सिद्धांत की हम बात करते हैं तो हमने कल भी बताया था, मैंने बताया था पहले भी। संप्रदाय की बात करते हैं तो हम संप्रदाय कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है रस संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय आता है? रस संप्रदाय, ठीक है ना। 2 नंबर पर कौन सा आता है? 2 नंबर पर आ जाता है हमारे पास अलंकार संप्रदाय, ठीक है। 3 नंबर पर हमारे पास आ जाता है रीति संप्रदाय। इनका क्रम पूछा जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ध्वनि संप्रदाय, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वक्रोक्ति संप्रदाय। उसके बाद आ जाता है हमारे पास औचित्य संप्रदाय। रस संप्रदाय दूसरी शती ईस्वी पूर्व। अलंकार संप्रदाय 6वीं शती, ठीक है। रीति संप्रदाय 8वीं शती। अब ये लगातार चलेगा 8, 9, 10 और 11, ठीक है ना। ध्वनि संप्रदाय 9वीं शती, वक्रोक्ति संप्रदाय 10वीं शती, औचित्य संप्रदाय 11वीं शती। ये लगातार चलेगा इसी तरह से, ठीक है ना। अब प्रवर्तक की बात करें तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भर्तमुनि थे। अलंकार संप्रदाय के भाम्य थे। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वामन थे। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक थे, औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र थे। ये याद रख लेना आप। रस संप्रदाय की जो मूल पुस्तक मानी जाती है भर्तमुनि की नाट्यशास्त्र, अलंकार संप्रदाय की भाम्य की काव्य अलंकार, रीति संप्रदाय की वामन की काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, रीति संप्रदाय के लिए वामन की काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ध्वनि संप्रदाय के लिए ध्वन्यालोक, ठीक है ना, ध्वन्यालोक,
वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए वक्रोक्ति जीवितम, वामन की रचना है वक्रोक्ति जीवितम। औचित्य संप्रदाय के लिए औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र की रचना है। ठीक है, चलते हैं आगे। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत आसान है। वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के रचयिता कौन है? आचार्य कुंतक है। कौन है? वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के रचयिता कौन है? आचार्य कुंतक है। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है ना, वक्रोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है? वह उक्ति जिसमें वक्रता हो, वह उक्ति जिसमें टेढ़ापन हो, वह उक्ति जो असामान्य या विचित्र हो, वह उक्ति जिसमें वक्रता हो, वह उक्ति जिसमें टेढ़ापन हो, वह उक्ति जो असामान्य या विचित्र हो। उपयुक्त सभी, तो उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। ये सभी शाब्दिक अर्थ जो है वक्रोक्ति के माने जाते हैं। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है? वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना है? तो किसने माना है? उत्तर है द आचार्य कुंतक ने। किसने माना है? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को। रस को काव्य की आत्मा किसने माना है? भरत मुनि ने। अलंकार को काव्य की आत्मा किसने माना है? भामह ने। रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? वामन ने। औचित्य को काव्य की आत्मा किसने माना है? क्षेमेंद्र ने। ठीक है ना, और कौन सा बच गया? ये आई गया। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना है? कुंतक ने। ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? आनंदवर्धन ने। बस इतने ये आत्मा मानने वाले, ज्यादा आत्मा मानते नहीं है। बाकी आत्मा परमात्मा में मिल गई भैया। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार किस आचार्य ने? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, ठीक है ना, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार किस आचार्य ने वक्रोक्ति के अंतर्गत शब्द और अर्थ दोनों की वक्रता सम्मिलित की है? मतलब ये है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार कहने का औचित्य मेरा ये है कि ये जो प्रश्न मैंने लिया है वो गणपति चंद्र गुप्त के भारतीय काव्य शास्त्र से लिया है। और उसमें क्या है कि ये पूछ गणपति चंद्र गुप्त की जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ उसमें? कि किस आचार्य ने वक्रोक्ति के अंतर्गत शब्द और अर्थ दोनों की वक्रता सम्मिलित की है? शब्द और अर्थ दोनों की वक्रता सम्मिलित की है। शब्द और अर्थ दोनों की वक्रता सम्मिलित की है। तथा कहा है कि वक्रोक्ति ही इष्ट और वाणी शब्द की मूल अलंकार है। वक्रोक्ति ही इष्ट और वाणी की, वक्रोक्ति ही इष्ट और वाणी की मूल अलंकार है। या यूं कहिए कि अलंकार की मूल आधार है। या यूं कहिए कि अलंकार की मूल आधार, अर्थात अलंकार का मूल आधार वक्रोक्ति को किसने माना है? अलंकार का मूल आधार वक्रोक्ति को किसने माना है? तो वो माना है भामह ने। किसने माना है? भामह ने। वक्रोक्ति का सबसे पहले जो नाम है उसका प्रयोग कौन करते हैं? भामह ही करते हैं। और भामह ये कहते हैं कि वक्रोक्ति जो है वो सभी अलंकारों की मूल है। ठीक है ना, वक्रोक्ति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? भामह ने किया था। और भामह ने कहा था कि वक्रोक्ति सभी अलंकारों की मूल है। दंडी से पहले कुंतक से पहले, क्योंकि कुंतक ने तो इसको काव्य की आत्मा सिद्ध कर दिया था, सिद्धांत भी बनाया था। और कुंतक कौन सी सदी के थे? 10वीं सदी के। तो इससे पहले वक्रोक्ति को किसने महत्व दिया था? तो वो थे या तो भामह थे और या फिर दंडी थे। इन दो लोगों ने इसको महत्व दिया था। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार किस आचार्य ने वक्रोक्ति को अतिशोक्ति का पर्यायवाची माना है? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार किस आचार्य ने वक्रोक्ति को अतिशोक्ति का पर्यायवाची माना है तथा अतिशोक्ति को सब अलंकारों की जननी माना है? तो कौन है? भामह। ठीक है ना, वक्रोक्ति की बात आएगी तो सबसे पहले भामह का नाम आएगा। भामह ने क्या कहा? भामह ने यह कहा था कि वक्रोक्ति अतिशोक्ति का पर्यायवाची है। भामह ने कहा था कि वक्रोक्ति जो है वो अतिशोक्ति का पर्यायवाची है और अतिशोक्ति सब अलंकारों का जननी है। अतिशोक्ति जो है वो सब अलंकारों की जननी है और दोनों पर्यायवाची है, अर्थात वक्रोक्ति ही सब अलंकारों की जननी है। किस आचार्य ने वक्रोक्ति को संकीर्ण करते हुए इसे केवल शब्द अलंकार माना था? अब वो आचार्य कौन से थे जिसने इसे संकीर्ण कर दिया था, इसके अर्थ को संकीर्ण करते हुए? क्योंकि भामह ने क्या किया था? भामह ने क्या किया था? भामह ने इसको क्या कहा था कि सभी अलंकारों की, चाहे वो शब्दालंकार है चाहे वो अर्थालंकार है, सभी अलंकारों की जननी इसको माना था। लेकिन बीच में एक बंदा और आ गया, उसने कहा कि वक्रोक्ति जो है उसको संकीर्ण करते हुए, वक्रोक्ति के अर्थ को संकीर्ण करते हुए कहा कि यह केवल शब्दालंकार है, इसे केवल शब्दालंकार मात्र माना था। केवल, तो किसने माना था शब्दालंकार? किस आचार्य ने इसे केवल शब्दालंकार मात्र माना था?
तो किसने माना था? आचार्य रुद्रट ने। किसने माना था? आचार्य रुद्रट ने इसे केवल शब्द अलंकार मात्र माना था। और वामन ने इसे क्या माना था? वामन ने इसे विशिष्ट अलंकार, केवल विशिष्ट अलंकार मतलब एक अलंकार मात्र माना था वामन ने इसे, ठीक है ना। और रुद्रट ने इसे शब्द अलंकार मात्र माना था। समझ गए ना। वामन के बाद रुद्रट ने ऐसा कहा इनके बारे में। कवि कर्म काव्यम उपयुक्त पंक्ति किस आचार्य की है? कवि कर्म काव्यम उपयुक्त पंक्ति किस आचार्य की है? बस ये पंक्ति याद रखनी है आपने। पूछी जा सकती है कि कवि कर्म काव्यम क्यों पूछी जा सकती है? क्योंकि ये कुंतक की है। उत्तर है स, आचार्य कुंतक की। और वक्रोक्ति सिद्धांत आपके स्पेशल लगा हुआ है, तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए। शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थिते काव्यम तद्वि द्वाहलाद कारिणी। उपयुक्त पंक्ति किस आचार्य की है? तो किस आचार्य की है? आचार्य कुंतक की है। क्यों कुंतक की क्यों है? क्योंकि काव्य की परिभाषा है कुंतक की, क्या है? शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी। अब वक्र से क्या याद रहेगा? वक्र की बात करने वाले कौन थे? कुंतक थे। और कुंतक के ग्रंथ का नाम क्या था? वक्रोक्ति जीवितम। कुंतक की रचना का नाम क्या था? वक्रोक्ति जीवितम। अक्सर वक्र व्यापार शालिनी किसका होगा? कुंतक का। इसी तरह शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, यह परिभाषा किसकी है? ये भाम्य की है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, काव्य की यह परिभाषा भाम्य की है। लेकिन इसी में आगे शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी अगर आ जाता है तो वो किसकी परिभाषा हो जाती है? वो कुंतक की हो जाती है। ये ध्यान रख लेना। 10 नंबर प्रश्न है उभावता वलंकार्या त्यो पुनरलंकृति वक्रोक्ति रेव वे दग्ध भंगी भणित रुच्यते। उपयुक्त पद्यांश किस आचार्य का है? उपयुक्त पद्यांश किस आचार्य का है? तो ये है आचार्य कुंतक का। किसका है? आचार्य कुंतक का। अब इनमें क्या याद रखना है कि ये सारी याद नहीं रहेगी, ठीक है ना। अब देखो, उभावे ताव लंकार्यो, उभावे ताव लंकार्यो, सिर्फ इतना याद रख लेना कि ये किसकी है। वैसे मैंने जो ट्रिकें बनाई है उनके अंदर इन सभी की पंक्तियों के पहले पहले शब्द को लेते हुए मैंने वो ट्रिक करवाई है। वो वीडियो हो सकता है इससे पहले आए, इससे आगे आए, लेकिन वो देख लेना जाने से पहले एक बार, एक एक शब्द लेकर के किस किस ने वक्रोक्ति, क्योंकि वक्रोक्ति सिद्धांत अपने मूल रूप से लगा हुआ है हिंदी व्याख्याता में, तो थोड़ा सा उसको विस्तार से ही करवाया गया है। उभावे ताव लंकार्या त्यो पुनरलंकृति, उभावे ताव लंकार्या, उभावे ताव लंकार्या, तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। मैंने कहा प्रिय जाओ मत बैठो, मैंने कहा प्रिय जाओ मत बैठो, वह बोली समझी कि जाओ मत बैठो, ठीक है ना। मैंने कहा प्रिय जाओ मत बैठो, वह बोली समझी कि प्रिय जाओ मत बैठो, ठीक है। तो उपयुक्त पंक्ति में वक्रोक्ति है। कौन सी वक्रोक्ति है? काकू वक्रोक्ति है, श्लेष वक्रोक्ति है, ए व दोनों है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी वक्रोक्ति है? काकू वक्रोक्ति है, ठीक है ना। कौन सी वक्रोक्ति है? काकू। जो काकू होता है कथन, अर्थात जहां कहने से ही, कहने के ढंग से दूसरा अर्थ निकाल लिया जाता है, वहां काकू वक्रोक्ति होती है, कहने के ढंग से। और जहां अर्थ दूसरा समझ लिया जाता है, जहां अर्थ ही दूसरा समझ लिया जाता है, वहां श्लेष अलंकार होता है। लेकिन जहां कहने के ढंग मात्र से, शब्दों का नहीं है, जहां शब्द में ही दो अर्थ निकल जाए, आप कुछ और कह रहे हो, वो उसका शब्द का कोई और अर्थ निकाले, वो तो होता है श्लेष वक्रोक्ति। काकू में क्या होता है? कहने के ढंग से, कहा तो उसने यही है, समझा भी उसने यही है, लेकिन कहने के ढंग मात्र से भी उसने कहाँ उतार चढ़ाव किया, उसी मात्र से, समझने मात्र से, तो वो काकू वक्रोक्ति होता है। कि उसने कहा, मैंने कहा प्रिय जाओ मत बैठो, जाओ मत बैठो, और वो भोली समझी कि प्रिय जाओ मत बैठो। आजकल आदत है वैसे क्या का क्या निकाल लेते हैं लोग। ये क्या, एक कथन, दो, ये ऐसे जो प्रश्न होते हैं बड़े, ऐसे प्रश्न क्या है कि एक तो आपको समझने में आसानी रहती है, एक अब ये प्रश्न है, इसमें एक तथ्य दिया हुआ है, उस तथ्य को आप आसानी से समझ सकते हैं, एक बात इसकी ये फायदे। दूसरी बात, ये कथन किसका है वो भी आप समझ पाओगे। तीसरा, ये किसके बारे में कहा गया है वो भी आप समझ पाओगे। तो एक ही प्रश्न में 3-4 बातें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक जो तथ्यात्मक जानकारी है
वो छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से नहीं दी जा सकती। कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई कथन जो है किसी का, तो वो कथन पूरा ही देना पड़ेगा, उसको टुकड़ों में देंगे तो कहीं न कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो इसी वजह से ये पूरा कथन लिया गया है। देख लेते हैं क्या है। वक्रोक्ति के व्यापक रूप में रीति, अलंकार, ध्वनि, रस आदि सभी पूर्व प्रचलित सिद्धांतों का समन्वय किसी न किसी मात्रा में हो जाता है। वक्रोक्ति के व्यापक रूप में, वक्रोक्ति का जो व्यापक रूप है, वक्रोक्ति के व्यापक रूप में, वक्रोक्ति का जो बड़ा रूप है, वक्रोक्ति को हम विस्तार से जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, कहीं न कहीं रीति भी आ जाती है, कहीं अलंकार भी आ जाता है, कहीं ध्वनि भी आ जाती है, कहीं रस भी आ जाता है, आदि सभी पूर्व प्रचलित सिद्धांतों का समन्वय किसी न किसी मात्रा में हो जाता है। जब आप वक्रोक्ति सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसके भेद पढ़ते हैं, 6 भेद पढ़ते हैं। वर्ण विन्यास वक्रता आ जाता है, पद पूर्वाध वक्रता आ जाता है, पद परार्ध वक्रता आ जाता है, प्रकरण वक्रता आ जाता है, प्रबंध वक्रता आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती है। तो ये 6 जो भेद होते हैं, इन 6 भेदों में क्या है, ये सभी आ जाते हैं। रीति भी आ जाती है उसमें, उसी में अलंकार आ जाते हैं, उसी में ध्वनि आ जाती है, उसी में रस आ जाते हैं। ध्वनि की बात करें तो ध्वनि जैसे हम बात करते हैं, जो इसकी प्रकरण वक्रता है, प्रकरण वक्रता है, उसके अंदर रस आ जाता है, ठीक है ना। जो प्रबंध वक्रता है, प्रकरण वक्रता में ध्वनि आ जाती है और प्रबंध वक्रता के अंदर रस आ जाता है। तो कहीं न कहीं सारी चीजें उसमें आ जाती है अपने आप ही। कुंतक की वर्ण विन्यास वक्रता में, अब देखो ये लिखा हुआ है, कुंतक की बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही कथन के अंदर पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न इसी में से पूछे गए, काफी सारे प्रश्न, ठीक है ना। कुंतक वर्ण विन्यास वक्रता में क्या मानते हैं, रीति के गुणों का, ठीक है ना, समावेश मानते हैं। वर्ण विन्यास वक्रता में रीति के गुणों का समावेश मानते हैं। जो सबसे पहला आता है, सबसे पहला भाग वक्रोक्ति सिद्धांत का कौन सा है, वर्ण विन्यास वक्रता है, ठीक है ना। फिर आता है पद पूर्वाध वक्रता, फिर आता है पद पूर्वाध वक्रता में क्या मान रहे हैं, और पद परार्ध वक्रता में, पद पूर्वाध वक्रता और पद परार्ध वक्रता में क्या है, शब्द अलंकारों का समन्वय मिल जाता है। फिर आती है वाक्य वक्रता, वाक्य वक्रता में अर्थ अलंकारों का, और प्रकरण वक्रता में ध्वनि का, प्रबंध वक्रता में रस का प्रतिनिधित्व माना जा सकता है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है, तो यह है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। अब देखो इन्होंने कितनी आसानी से बता दिए, कितने भेद हैं। जो कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत है उसके कितने भेद हैं, उसके 6 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं, 6 भेद माने जाते हैं। 6 भेद कौन कौन से हैं, देखो बड़ा ही आसानी से। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले वर्ण आता है। सबसे पहले क्या आता है, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले क्या आएगा, वर्ण। तो क्या रहेगा, वर्ण विन्यास वक्रता, ठीक है ना। और वर्णों से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्द जब पद में आता है तो वाक्य में आता है तो उसे क्या कहते हैं, पद बोलते हैं। तो पहले क्या रहेगा, पद पूर्वाध वक्रता, और 3 नंबर पर क्या रहेगा, पद परार्ध वक्रता। और पदों से, उन शब्दों से क्या बनता है, वाक्य। तो 4 नंबर पर क्या रहेगा, वाक्य वक्रता, या वाक्य विनाश वक्रता भी आ सकता है, वाक्य वक्रता। और वाक्यों से क्या बनते हैं, बड़े बड़े वाक्य बन के फिर क्या बन जाएगा, प्रकरण बन जाएगा, प्रकरण वक्रता। और प्रकरणों से क्या बन जाएगा, प्रबंध, तो प्रबंध वक्रता। छोटे छोटे प्रकरणों से मिलकर ही तो प्रबंध बनता है ना, प्रबंध का वे। ये देखो बड़ा आसान है। सबसे पहले वर्ण विन्यास वक्रता, क्योंकि सबसे पहले वर्ण आते हैं। वर्णों से क्या बनते हैं, पद, तो पद पूर्वाध वक्रता और पद परार्ध वक्रता। फिर आ जाता है वाक्य वक्रता, फिर प्रकरण वक्रता। वाक्य बनेंगे, पद के बाद क्या आता है, पदों से क्या बनता है, वाक्य। वाक्यों से क्या बनता है, प्रकरण, और प्रकरण से क्या बनेगा, प्रबंध बड़ा, ठीक है ना। अब इनमें किन किन का समन्वय होता है, वर्ण विन्यास वक्रता की बात करें तो इसमें किसका समन्वय मिलता है, वर्ण विन्यास वक्रता की बात करते तो इसमें किसका समन्वय मिलता है, इसमें मिलता है रीति का, ठीक है ना। पद पूर्वाध वक्रता और पद परार्ध वक्रता की बात करें तो इसमें शब्द अलंकारों का,
वाक्य वक्रता की बात करें तो इसमें अर्थ अलंकारों का, ठीक है ना। प्रकरण वक्रता की बात करें तो इसमें ध्वनि का समन्वय मिल जाएगा आपको, ध्वनि इसके अंदर मिल जाएगी। प्रबंध वक्रता में रस मिल जाएगा। कहने से तात्पर्य आज से पहले जितने भी संप्रदाय थे वो सभी इसमें, वक्रोक्ति संप्रदाय से पहले कौन कौन से संप्रदाय थे? रस संप्रदाय थे। रस संप्रदाय आपको प्रबंध वक्रता में मिल जाएगा कहीं न कहीं, किसी न किसी मात्रा में। और रस संप्रदाय के बाद क्या आया था? अलंकार संप्रदाय आया था। तो अलंकार संप्रदाय आपको पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता में तो शब्द अलंकार मिल जाएंगे और वाक्य वक्रता अर्थ अलंकार मिल जाएंगे। मतलब इन तीनों में अलंकार मिल जाएंगे, इन तीनों में। और अलंकार संप्रदाय के बाद क्या था? रीति संप्रदाय। तो रीति संप्रदाय वर्ण विन्यास वक्रता में मिल जाएगा, ठीक है ना। और रीति संप्रदाय के बाद क्या आया था? ध्वनि संप्रदाय। तो वो प्रकरण वक्रता में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे औचित्य संप्रदाय बाद में आया था। तो इस तरह से ये बड़ा आसानी से आप इस चीज को देख सकते हैं। मौलिकता एवं व्यापकता की दृष्टि से, मौलिकता एवं व्यापकता की दृष्टि से, मौलिकता एवं व्यापकता की दृष्टि से यदि इसे रीति, अलंकार और ध्वनि सिद्धांत से भी अधिक महत्वपूर्ण बता दिया जाए, मौलिकता एवं व्यापकता की दृष्टि से, क्या है प्यारे बच्चों कि मौलिकता एवं व्यापकता की दृष्टि से यदि इसे रीति, अलंकार और ध्वनि सिद्धांत से भी अधिक महत्वपूर्ण बता दिया जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा। हाँ, रस सिद्धांत को अवश्य यह, रस सिद्धांत से अवश्य यह हल्का पड़ता है, ठीक है ना। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो यह है कथन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। किसका कथन है ये? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का ये कथन है। मौलिकता एवं व्यापकता की दृष्टि से यदि इसे रीति, अलंकार और ध्वनि सिद्धांत से भी अधिक महत्वपूर्ण बता दिया जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा। हाँ, रस सिद्धांत से अवश्य हल्का पड़ता है। किस आलोचक के अनुसार कुंतक का दृष्टिकोण विशुद्ध कलावादी या सौंदर्यवादी था? कुंतक, किस आलोचक के अनुसार कुंतक का जो दृष्टिकोण था विशुद्ध कलावादी या सौंदर्यवादी था? विशुद्ध कलावादी या सौंदर्यवादी था, ठीक है ना। किस आलोचक के अनुसार बताइए? किस आलोचक के अनुसार? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जो कुंतक थे वो विशुद्ध कलावादी या सौंदर्यवादी थे। विशुद्ध कलावादी या सौंदर्यवादी थे। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए हैं? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए हैं। ये 6 भेद है: वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। ये 6 भेद किए हैं कुंतक ने। वक्रोक्ति का भेद नहीं है, वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वर्ण विन्यास वक्रता है, पद पूर्वार्ध वक्रता है, पद परार्ध वक्रता है, शब्द परार्ध वक्रता भेद नहीं है। याद रख लेना शब्द। कुंतक से पूर्व वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। कुंतक से पूर्व वक्रोक्ति को व्यापक अर्थ में स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। कौन है? कुंतक से पूर्व भाम्य और दंडी, ये 2 आदमी थे। मैं पहले बता चुका हूं, भाम्य और दंडी, इन दोनों ने कुंतक से पूर्व व्यापक अर्थ में ग्रहण किया था। भाम्य ने भी कहा था कि सभी अलंकारों की मूल है वक्रोक्ति, जो है सभी अलंकारों की मूल है, और दंडी ने भी यही कहा था। कुंतक से पूर्व वक्रोक्ति को संकुचित अर्थ या केवल अलंकार के रूप में मानने वाले आचार्य कौन थे? कुंतक से पूर्व वक्रोक्ति को संकुचित अर्थ या केवल अलंकार के रूप में मानने वाले आचार्य कौन थे? तो वो थे आचार्य वामन और आचार्य रुद्रट। वामन ने इसको क्या माना था? विशिष्ट अलंकार। वामन ने क्या माना था? विशिष्ट अलंकार। और रुद्रट ने क्या माना था? शब्द अलंकार। आचार्य वामन ने क्या माना था? इसे केवल विशिष्ट अलंकार माना था, और रुद्रट ने इसे शब्द अलंकार माना था। भाम्य और दंडी इसके व्यापकता का समर्थन करने वाले थे, और ये इसे संकुचित, इसके अर्थ को संकुचित करने वाले थे वामन और रुद्रट।
वक्रोक्ति प्रसिद्धा विधान व्यतिरेकिणी विचित्रा विविधा कीदृशी वेदग्ध्य भंगी भणिति वेदग्ध्य विदग्ध भाव कवि कर्म कौशलम तस्य भंगी विच्छति त्या भणिति विचित्रे वा विदा वक्रोक्ति रेत्युच्यते। उपयुक्त पंक्ति किस आचार्य की है? उपयुक्त पंक्ति जो है वो किस आचार्य की है? तो इतनी कठिन पंक्ति वक्रोक्ति पर हम किसकी पढ़ेंगे? केवल कुंतक की ही पढ़ सकते हैं और किसी की नहीं पढ़नी हमें, ठीक है ना। वक्रोक्ति है प्रसिद्धा विधान व्यतिरेकिणी, ये याद रख लेना। एक ये जो वेदग्ध्य भंगी भणिति, इस शब्द का प्रयोग कुंतक ने ही किया था वक्रोक्ति के लिए, ठीक है ना, ये याद रख लेना बस। ये जिसके अंदर आ जाए वो किसका रहेगा? कुंतक की रहेगी पंक्ति। आचार्य कुंतक के सिद्धांत का खंडन किस आचार्य ने किया था? आचार्य कुंतक के सिद्धांत का खंडन किस आचार्य ने किया था? बताइए, आचार्य कुंतक के सिद्धांत का खंडन किस आचार्य ने किया था? महिम भट्ट ने। किसने किया था? महिम भट्ट ने, जिनकी रचना का नाम क्या है? व्यक्ति विवेक है। जिनकी रचना का नाम क्या है? व्यक्ति विवेक है। वैसे इनके अलावा एक बंदा और था जिसने इसका खंडन किया था, वो थे विश्वनाथ। वो कौन थे? विश्वनाथ। आचार्य कुंतक के सिद्धांत का खंडन किस आचार्य ने किया था? आचार्य महिम भट्ट ने और विश्वनाथ ने। महिम भट्ट की रचना का नाम क्या था? व्यक्ति विवेक। और विश्वनाथ की रचना का नाम क्या था? साहित्य दर्पण। किस आलोचक ने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का ही विलायती उत्थान कहा है? नेट में काफी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर इस बार पूछा गया तो आसान प्रश्न होगा, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। किस आलोचक ने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति सिद्धांत का ही विलायती उत्थान कहा है? किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का ही विलायती उत्थान कहा है। किस आचार्य ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हुए इसके दो भेद, काकु वक्रोक्ति तथा श्लेष वक्रोक्ति, किस आचार्य ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हुए इसके दो भेद, काकु वक्रोक्ति तथा श्लेष वक्रोक्ति किए? किसने किए थे बताइए? किस आचार्य ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हुए इसके दो भेद, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति किए थे? आचार्य रुद्रट ने। आचार्य रुद्रट ने। किस आचार्य ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार? पहली बात तो यह है कि शब्दालंकार किसने माना था? वक्रोक्ति को शब्दालंकार किसने माना था? रुद्रट ने माना था। और विशिष्ट अलंकार किसने माना था? विशिष्टालंकार किसने माना था? विशिष्टालंकार वामन ने माना था, ठीक है ना। अब शब्दालंकार माना था और इसके दो भेद किए थे। कौन से भेद किए थे? एक किया था काकु वक्रोक्ति और एक किया था श्लेष वक्रोक्ति। आज भी हम जो प्रवर्ती आचार्य जो है, बाद के जो आचार्य, उन्होंने इसको अलंकार माना है और आज भी हम इसे केवल अलंकार ही पढ़ते हैं। और सबसे पहले ये रुद्रट ने ही इसको अलंकार के रूप में माना था और इसके दो भेद किए थे, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। दंडी की बात करते हैं तो दंडी ने भी इसके दो भेद किए थे। कौन कौन से किए थे दो भेद? वो भी मैं लिख देता हूं। किसने? रुद्रट ने। रुद्रट ने इसके कौन से दो भेद किए हैं? पहले रुद्रट के लिख देता हूं, तीनों एक साथ हो जाएंगे और आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। रुद्रट की बात करते हैं तो रुद्रट ने इसके दो भेद किए हैं। एक है काकु वक्रोक्ति और दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वामन। उसके बाद हमारे पास दंडी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास दंडी। दंडी ने कौन कौन से दो भेद किए हैं? दंडी ने दो भेद किए हैं इसके, वक्रोक्ति और
स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति और वोक्ति। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं 3 नंबर पर हमारे पास भोज। भोज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने दंडी के ही भेदों में एक भेद और जोड़ दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, वक्रोक्ति, दूसरा स्वभावोक्ति, समझ रहे हो ना, स्वभावोक्ति मतलब स्वभाव उक्ति, और 3 नंबर पर रसोक्ति, रासोक्ति। ठीक है ना, 3 नंबर पर रासोक्ति, 3 नंबर पर क्या है, रासोक्ति। ये 3 भेद किए थे। ये है इस वक्रोक्ति के भेद। रुद्रट ने 2 किए थे, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। दंडी ने भी 2 किए थे, वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति। और भोज ने 3 किए थे, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति और रासोक्ति। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, फिर उड़ गया तो मुझे मत बताना। 23 नंबर पर है यदु भक्त मन्य था वाक्य मन्य था। यदु भक्त मन्य था वाक्य मन्य था योज्यते श्लेषणेन काका वा श्या सा वक्रोक्ति स्था द्विधा। अर्थात किसी के अभिप्राय से कहे हुए वाक्य को दूसरे व्यक्ति द्वारा श्लेष अथवा काकू उक्ति से अन्य अर्थ कल्पित किया जाना उपयुक्त कथन किस आचार्य का है। श्लेष द्वारा और काकू वक्रोक्ति द्वारा, दोनों द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाना, ये इसका अर्थ है। तो ये पंक्ति जो है ये किसकी है, ये पंक्ति मम्मट की है, अलग है, याद रख लेना। किसकी पंक्ति है ये, मम्मट की है। क्या लिखते हैं, यदु भक्त मन्य था वाक्य मन्य था, यदु भक्त मन्य था वाक्य मन्य था। अब देखो मन्य था मम्मट, इतना याद रख लेना। मन्य था मतलब मम्मट, मन्य था मतलब मम्मट, मन्य था से तात्पर्य मम्मट, मन्य था से तात्पर्य मम्मट। आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को माना है, पहले बता चुके हैं। आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को क्या माना है, शब्दालंकार माना है। क्या माना है, शब्दालंकार माना है। और उसके 2 भेद किए हैं। कौन कौन से 2 भेद किए थे, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। हिंदी आचार्यों में वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानने वाले हैं। हिंदी आचार्यों में वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानने वाले हैं। हिंदी आचार्यों में वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानने वाले उपयुक्त सभी कौन है, उपयुक्त सभी आचार्य चिंतामणि, कुलपति मिश्र और भिखारी दास। हिंदी आचार्यों में वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानने वाले। वैसे शब्दालंकार मानने वाले उधर कौन से थे, उधर हमारे पास रुद्रट थे, रुद्रट ने इसे शब्दालंकार माना था। और चिंतामणि जो रीतिकाल वाले हैं उन्होंने चिंतामणि, कुलपति मिश्र और भिखारी दास ने, चिंतामणि, कुलपति मिश्र और भिखारी दास ने इसे शब्दालंकार माना है। किस आचार्य ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है, किस आचार्य ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है, इनमें से बताइए किस आचार्य ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। केशवदास ने। किस आचार्य ने, केशवदास ने। अब देखो शब्दालंकार, शब्दालंकार किसने माना है, सबसे पहले हम नाम ले लेते हैं रुद्रट का। हो सकता है एक आधा छूट भी सकता है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, भिखारी दास। ठीक है ना, रुद्रट सबसे पहले शब्दालंकार माना है, फिर चिंतामणि, फिर कुलपति मिश्र और भिखारी दास। इन्होंने क्या माना था, इन्होंने माना था शब्दालंकार। अब बात आ गई है वक्रोक्ति को अर्थालंकार। तो अर्थालंकार किसने माना है, अर्थालंकार किसने माना है,
एक तो सीधे सीधे कौन आ गए, केशवदास। एक सीधे सीधे कौन आ गए, केशवदास। दूसरे कौन है, जसवंत सिंह। कौन है दूसरे, जसवंत सिंह। तीसरे कौन है, भूषण। चौथे कौन है, मतीराम। ये देख लेना, याद रख लेना। शब्द अलंकार मानने वाले रुद्रट है, चिंतामणि, कुलपति मिश्र और भिखारीदास। केशवदास, जसवंत सिंह, भूषण और मतीराम। केशवदास, जसवंत सिंह, भूषण और मतीराम, ये है। स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, नहीं तो गायब हो जाएगा। कहे बात और कछु, कही बात और कछु, अर्थ करे कछु और। कही बात कछु और, अर्थ करे कछु और। वक्र उक्ति ताको कहे, श्लेष काकू द्वई ठोर। वक्रोक्ति की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है? वक्रोक्ति की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है? कही बात और कछु, अर्थ करे कछु और। वक्र उक्ति ताको कहे, श्लेष काकू द्वई ठोर। तो किसकी पंक्ति है ये बताइए? तो ये पंक्ति है आचार्य कुलपति मिश्र की। याद रख लेना, आसान ही है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। कुलपति मिश्र, इनकी परिभाषा बताई थी ना, कुलपति मिश्र। जग से अद्भुत सुख सदन, काव्य की परिभाषा। जग से अद्भुत सुख सदन और कछुक अल्प अलंकार, इस प्रकार के पद आए तो किसके होंगे? कुलपति मिश्र के। जग से अद्भुत सुख सदन, काव्य की परिभाषा में बताया था ना, कुलपति मिश्र की जो परिभाषा है कि जग से अद्भुत सुख सदन किसका होगा, और उसमें कछुक अल्प अलंकार। ये दो पंक्तियां थी, अलग अलग दो परिभाषाएं थी, किसकी? कुलपति मिश्र की। व्यर्थ काकू ते अर्थ को फेरी लगावे तर्क, उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? व्यर्थ काकू ते अर्थ को फेरी लगावे तर्क, उपयुक्त कथन जो है वो किस आचार्य का है? तो भिखारीदास का। याद रख लेना भैया, व्यर्थ काकू ते अर्थ को फेरी लगावे तर्क, ठीक है ना, किसका है? भिखारीदास का। किसका है? भिखारीदास का। कुंतक की वर्ण विन्यास वक्रता में किसका प्रतिनिधित्व माना जाता है? कुंतक की वर्ण विन्यास वक्रता में, तो आसान है। वर्ण विन्यास वक्रता कौन सा अंग है? पहला, वक्रोक्ति का पहला अंग है वर्ण विन्यास वक्रता। तो इसमें किसका था, किसका प्रतिनिधित्व माना जाता है? रीति के गुणों का, रीति के गुणों का। रस का किस में माना जाता है? रस का तो माना जाता है प्रबंध वक्रता में, प्रबंध वक्रता में रस का। और शब्दालंकारों की बात करें तो तीनों शब्दालंकार आ जाते हैं, पद पूर्वाद, पद परार्ध, ठीक है ना, इन दोनों में शब्दालंकार। और वाक्य वक्रता में अर्थालंकार, ठीक है ना। पद पूर्वाद वक्रता और पद परार्ध वक्रता में शब्दालंकार, और वाक्य वक्रता में अर्थालंकार, और प्रबंध वक्रता में रस का समन्वय माना जाता है। कुंतक की पद पूर्वाद वक्रता और पद परार्ध वक्रता में किसका प्रतिनिधित्व माना जाता है? बता चुका हूं पहले, शब्दालंकार का। किसका? शब्दालंकार का। कुंतक की वाक्य वक्रता में किसका प्रतिनिधित्व माना जाता है? कुंतक की वाक्य वक्रता में किसका प्रतिनिधित्व माना जाता है? तो वाक्य वक्रता में अर्थालंकार का। कुंतक की प्रबंध वक्रता में किसका प्रतिनिधित्व माना जाता है? तो रस का। किसका? रस का। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में वक्रोक्ति को अत्यंत व्यापक रूप में प्रस्तुत करते हुए इसे सभी अलंकारों की जननी माना है? इसे सभी अलंकारों की जननी माना है। तो उत्तर है हमारे पास द भम। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार किस आचार्य ने अपने ग्रंथ में वक्रोक्ति को अत्यंत व्यापक रूप में प्रस्तुत करते हुए इसे सभी अलंकारों की जननी माना है? तो उत्तर है हमारे पास भम है। तो ये थे वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित कुछ प्रश्न। और इससे संबंधित मैं
सार रूप में वक्रोक्ति की भी वीडियो अपने पड़ी है। 2 वीडियो मिलेगी आपको। एक सिर्फ ट्रिक टाइप होगी जिसमें एक शब्द इस प्रकार की, वो भी आप देख लेना, और एक थोड़ा सा सार रूप में होगी, वो भी देख लेना। 3 वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक तो ये अपने एज ए प्रश्नोत्तर की है, एक बिल्कुल छोटी सी ट्रिक टाइप रहेगी, और एक जो है सार रूप में रहेगी। तो तीनों वीडियो जरूर देखें। आसान शब्दों के अंदर वक्रोक्ति को समझाने का प्रयास किया गया है। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि बचे हुए दिनों के अंदर अधिक से अधिक जो है प्रश्नोत्तर लेकर आऊं, और अधिक से अधिक टॉपिक जो है आपको आसान भाषा में याद करवा दूं, ताकि परीक्षा में आपको आसानी से हो सके। और पीडीएफ वगैरह लेने के लिए आप 63 771 24 802 पर संपर्क कर सकते हैं। 63 771 24 802 पर संपर्क कर सकते हैं, वहां पर भेज सकते हैं। उसके अलावा संकुल मार्गदर्शन के नाम से ही संकुल मार्गदर्शन बता दूं, वो भी मैं SUNKUL संकुल मार्गदर्शन के नाम से, ठीक है ना। संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना टेलीग्राम है, इसी नाम से ऐप है। टेलीग्राम पर भी सारी पीडीएफ मिल जाएगी आसानी से, सारी वीडियो वहां मिलेगी लगातार, क्योंकि हो सकता है यूट्यूब पर ढूंढनी मुश्किल हो, तो वहां पर आपको लगातार टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। उसके अलावा जो अपना ऐप है उसके अंदर पीडीएफ मिल सकती है, उसके अंदर 100% पीडीएफ मिलेगी। उसमें फ्री नोट्स नाम से मैंने एक फोल्डर रखा हुआ है, फ्री नोट्स, ठीक है ना, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय